सुंदरपुर गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी माया और बेटे मोहन के साथ रहा करता था। मोहन की वैसे तो 2 पत्नियां थी, पर दोनों ही कैद खाने में थी। वो दोनों उन सभी के साथ न रहकर कैद खाने में रहा करती थी। बेटे, तूने तो 2 शादियां कर ली, पर क्या फायदा इन शादियों का जब तेरी दोनों पत्नियां ही तेरे साथ नहीं रहती। तो क्या करूं पिताजी, वे दोनों माँ की शर्तें पूरी नहीं कर पाई। अगर उन्होंने माँ की शर्तें पूरी कर दी होती तो आज वे दोनों कैद खाने में कैद नहीं होती। ठीक है बेटे, तू चिंता मत कर। तूने अपने पसंद की शादी की, इसलिए तेरी माँ ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन वे दोनों उस परीक्षा में पास नहीं हो पाई। अब मैं तेरे लिए कोई ढूंढता हूँ, तो फिक्र मत कर। आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। अच्छा भाग्यवान, सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम तक आऊंगा। ठीक है जी। जमींदार चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। जब चलते चलते वो जंगल पहुंचता है, तभी उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है। क्या करूं? बहुत जोरों की प्यास लग रही है और इस जंगल में तो कोई नदी तालाब भी नहीं दिखाई दे रहा। जमींदार जंगल में आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक मकान पर जाती है। वो मकान एक कुम्हार का था। जमींदार उस कुम्हार के मकान में जाता है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सुंदर सुंदर घड़े बना रही होती है। बेटी। जी, कौन है आप? बेटी, मैं अपने काम पे जा रहा था, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। तुम्हारा घर देखा तो प्यास बुझाने आ गया। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी जी बिल्कुल, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कमला अंदर जाती है और एक गिलास पानी ले आती है, लेकिन उस गिलास के पानी में वो कुछ तिनके डाल देती है। इस गिलास का पानी तो बहुत साफ है, और इस लड़की ने गिलास के पानी में ये तिनके क्यों डाले हुए हैं? ये क्या रहस्य है? एक काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर इस लड़की से इस विषय में पूछता हूँ। जमींदार पानी को अच्छे से धीरे धीरे फूंक फूंक कर और तिनके अलग करके घूंट घूंट पीता है। बेटी, पानी देने के लिए पहले तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो क्या? तुमने मुझे जो पानी दिया वो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन उसमें तुमने कुछ तिनके के टुकड़े डाले हुए थे। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तिनके के टुकड़े मैंने इसलिए डाले थे ताकि आप पानी को एक साथ न पिए, बल्कि आप उन तिनकों को धीरे धीरे अलग करके घूंट घूंट पिए। पर ऐसा क्यों? आप बहुत देर से धूप में सफर कर रहे हैं और आपको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। अगर मैं आपको पानी का ग्लास बिना तिनकों के डालकर देती तो आप सारा का सारा पानी गटागट पी जाते और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वाह, इतनी समझदार बच्ची है ये। इससे समझदार लड़की तो शायद मुझे ढूंढने पर भी न मिले। क्यों न मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? बेटी, तुम्हारे इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ। अच्छा, ये काम करो बेटी, जाओ तुम अपनी माँ को बुला लाओ। जी ठीक है। कमला अपनी बूढ़ी माँ को बुला लाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको मुझसे क्या काम है? जी, मैं सुंदरपुर गांव का जमींदार हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हम ठहरे एक मामूली से घड़े बनाने वाले और आप जमींदार। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है और न ही हम आपको कुछ दहेज में दे पाएंगे। फिर कैसे बनेगा हमारे बीच संबंध? नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अब आप बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? पर मालिक, इतनी जल्दी?
हाँ, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। फिर ठीक है, मैं कल ही बारात लेकर आपके घर आता हूँ। माँ, आप इन्हें हाँ कह दीजिए। बेटी, तू ये क्या कह रही है? मैं इन्हें कैसे हाँ कह दूं? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कोई अनाज नहीं है। फिर सारी बारात को खाना कैसे खिलाएंगे? माँ, मैं हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है मालिक, आप कल बारात लेकर आ जाइए। जमींदार अपने घर चला जाता है। बेटी, मैंने मालिक को कल बारात के लिए तो बोल दिया है, लेकिन कैसे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सुबह देखते हैं जो भी होगा। माँ, ओ माँ, जल्दी उठ। क्या हुआ बेटी? जल्दी से गांव के 2 लोगों को बुला ला जो डोली को उठा सके। साथ में एक दिया और माचिस भी रख देना और मुझे तैयार करके बारात आने से पहले भिजवा दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब आधे रास्ते में दूल्हा बारात समेत आ गया, तब कमला भी पहुंच जाती है। भैया, डोली यहीं रोक दीजिए। ये क्या बेटी, तुम क्यों आ गई? देखिए जी, आप ठहरे बड़े जमींदार और हम हैं एक गरीब। हमने सोचा कि रिश्ते की तो वैसे भी बात पक्की हो गई है, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दें, हम खुद ही आ जाते हैं। वैसे खाना बन गया है, अगर आप सभी को हमारे घर चलना है तो चल सकते हैं। खाना वाना खाकर हम वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, काफी लंबा सफर है। अब इतना लंबा सफर करने से क्या मतलब? हमें तो वैसे भी अपने घर की बहू मिल गई है, तो अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? हम यहीं से वापस चलते हैं और यही अच्छा भी होगा। जमींदार ऐसा कहकर कमला को अपने घर ले आते हैं। अब मैं अपनी पसंद की बहू तो ले आया, पर मुझे डर है कि कहीं मेरी पत्नी इसे भी परीक्षा में फेल न कर दे। इसकी शर्त 2 बहुओं पर तो भारी पड़ गई है, अब इस पर भी ना पड़ जाए। ले आए अपने पसंद की बहू। चलो, अब मैं इसे ले जाकर देखूं तो ये मेरे इस घर में रहने लायक है भी कि नहीं, ये मेरी शर्त को पूरा कर पाती है कि नहीं। शर्त? कैसी शर्त माँ? आओ बताती हूँ। कमला की सास उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और कमला से कहती है, बेटी, इस कमरे में अंधेरे की माँ रहती है, तुम पहले उसे मारो, तभी मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। कमला थोड़ी देर खड़े खड़े सोचती है, फिर उसकी माँ ने जो माचिस और दिया उसको दिया था वो निकालती है और जला देती है, जिससे सारे कमरे में उजाला फैल जाता है। अरे वाह, इसने तो मेरा सवाल ही हल कर दिया। अजी सुनते हो मोहन, देख, इसने तो मेरा सवाल हल कर दिया। वाकई बहुत समझदार बहू आई है इस बार हमारे यहाँ। पहले की 2 जो बहुएं आई थी, उनसे मैंने जब कहा कि अंधेरे की माँ को मारो तो उन बेवकूफों ने डंडा उठाया और यहाँ वहाँ मारने लगी, पर इस बहू ने मेरा सवाल आसानी से हल कर दिया। भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो अब चलो भी, बहुत दूर से आई है, उसे खाना वाना दे दे चलकर। ठीक है, चलिए। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाएगी तू? माँ, आप पहले उन दोनों को जिन्हें आपने कैद किया है और बाहर निकाल दीजिए, फिर मैं खाना खाती हूँ। नहीं बेटी, वो दोनों तो मूर्ख है, बेवकूफ है। दोनों मेरे सवाल हल नहीं कर पाई, इसलिए दोनों उम्र भर कैद ही रहेंगी। तो उनकी फिक्र छोड़ और खाना खा। माँ, उनके पास जितना दिमाग था उन्होंने उपयोग किया। अब 5 उंगलियां एक बराबर थोड़ी होती है। आप उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें नहीं समझ आया तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। आप कृपया कर उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें उस कैद से बाहर निकाल देती हूँ। कमला की सास उन दोनों को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वे तीनों बहुएं खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं। साथ रहते रहते उन्हें अरसा बीत जाता है। एक दिन पूरे राज्य में सूखा पड़ जाता है, जिससे लोग अनाज के दाने दाने को तरस जाते हैं।
सारे राज्य में भूखमरी फैल जाती है। तभी जमींदार अपनी 3 बहुओं से कहता है, बेटी, इस राज्य में लोग दाने दाने को परेशान हैं। हमारे यहाँ भी हम ठीक से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करो, तुम अभी अपने घर चले जाओ। जब स्थिति अच्छी हो जाए तब आ जाना। पिताजी, मेरी तो एक बूढ़ी माँ थी, बस उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो भी बहुत उम्र की हो चली थी, अब वो भी मर गई होंगी। अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, पर हाँ, एक काम कर सकती हूँ। मैं खुद कुछ काम तलाशती हूँ और आप सभी की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। बस मुझे आप मेरे मायके मत भेजिए। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है। कमला अपना मर्दाना भेष बनाती है और काम की तलाश में दूसरे राज्य निकल पड़ती है। वो एक राजा के पास पहुंचती है और कहती है, महाराज, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे राज्य में भूखमरी पड़ी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरी 3 पत्नियां हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका लालन पालन मेरे ही जिम्मे है। क्या आप कृपया करके मुझे कोई काम दे देंगे? हाँ, मुझे भी एक बहुत तेज तर्रार होनहार आदमी की जरूरत है। जी महाराज, बिल्कुल बताइए क्या काम है, मैं बिल्कुल करूँगा। मेरे पास एक काम है। यहाँ इस राज्य में जब जब किसी दोषी को सजा और फांसी दी जाती है तो उसकी लाश अचानक न जाने कहाँ गायब हो जाती है। तुम्हें उस लाश का पहरा देना है और पता लगाना है कि आखिर लाश जाती कहाँ है। सुबह तक लाश न जाने कौन खा जाता है, जिससे लोग मुझे न जाने पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। राज्य के सारे लोग कहते हैं कि राजा लोगों को फांसी की सजा देने के बाद न जाने लाश क्या करता है और हमें देता भी नहीं है। तुम अगर मेरा ये काम कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हें अच्छा खासा धन दूंगा। जी ठीक है महाराज, मुझे ये काम मंजूर है और आप मुझे एक तलवार और एक जाल दे दो। ठीक है। राजा ने कमला को तलवार और जाल दिया और उसी जगह पर ले गया जहां दोषियों को फांसी की सजा दी जाती थी। यही वो जगह है। आज यहाँ एक आदमी को फांसी दी जाएगी। तुम यही इस मुर्दे का पहरा देना और ध्यान रहे लाश गायब न होने पाए। ठीक है महाराज, आप फिक्र ना करें। दिन में उस आदमी को फांसी दी जाती है और कमला रात भर एक पेड़ पर बैठकर जाल और तलवार लेकर उस मुर्दे की निगरानी करती है। कुछ देर पहरा देने के बाद वहाँ एक डायन आती है जो मुर्दे को खा जाती है। ओह, तो ये है वो डायन जो मुर्दे को खा जाती है। जैसे ही वो डायन मुर्दे को खाना शुरू करती है, कमला उसके ऊपर जाल फेंक देती है और तलवार से उस पर वार करने लगती है। देखो, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें क्या ही हासिल होगा। मेरा तो काम है मरे हुए इंसान को खाना। अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। बस तुम्हें मेरे घर चलना होगा। तुम्हारे घर पर? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बहुत कठिनाइयों वाला है और तुम इतनी आसानी से वहां नहीं पहुंच सकते हो। पर हाँ, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? तुम जंगल जाना, वहाँ एक बहुत ही चमकदार और नीला पेड़ लगा होगा। तुम उसकी एक नीली लकड़ी तोड़ना और उस पर अपने दोनों पैरों को रखकर कहना, मुझे अम्मा खातिर के यहाँ जाना है। वो लकड़ी तुम्हें उड़ाकर वहां पहुंचा देगी। चलते चलते तुम्हें 2 गुफाएं दिखेंगी, जिनमें से एक में बारिश हो रही होगी और दूसरे में धूप निकली होगी। तो तुम बरसात वाली गुफा में आ जाना। तुम्हें चलते चलते मेरा घर दिख जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ। अरे वाह, आज तो मुर्दा यही है। चलो, आज मैं तुम्हें इस काम के बदले 1 टका देता हूँ और तुम्हारा नाम भी आज से टका सिपाही रखता हूँ। महाराज, मुझे माफ करिएगा, परंतु मैं कल नहीं आ पाऊंगा। मुझे कल बहुत जरूरी काम है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम्हारा तो रात का ही काम है ना, तो तुम रात को आ जाना। ठीक है महाराज। कमला ऐसा कहकर जंगल की ओर निकल जाती है। वहां वो उस जंगल में नीली लकड़ी ढूंढती है और उस पर अपने दोनों पैर रखकर कहती है,
ए लकड़ी, तू मुझे अम्मा खातिर के यहाँ ले चल। जैसे ही कमला ने ऐसा बोला, लकड़ी कमला को लेकर उड़ने लगती है और उन दो गुफा के पास पहुंच जाती है। उस डायन ने कहा था कि जिस गुफा से पानी गिर रहा होगा उस गुफा में जाना। मैं इस पानी वाली गुफा में जाती हूँ। कमला जैसे ही पानी वाली गुफा के अंदर जाती है, एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर निकलती है जहाँ केवल एक घर था। उसी घर के ऊपर वो डायन और उसकी छोटी बेटी बैठी हुई थी। अम्मा अम्मा, वो देखो, आज तो इंसान खुद हमारे पास चलकर आया है। आज तो बढ़िया दावत होने वाली है। अरे नहीं नहीं बेटी, उसको मारने की सोचना भी नहीं। वो इंसान बड़ा खतरनाक है। उसी ने मेरा मुर्दा खाना बंद करवाया है। तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना, समझी? कमला उनके पास जाती है। बेटा, आ गए तुम? हाँ, मैं आ गया। बेटा, ये मेरी बेटी है, तुम इससे शादी कर लो और अपने साथ ले जाओ। डायन की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी डायन कमला से करवाना चाहती थी। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इससे विवाह भी कर लूंगा। ठीक है, जब तुम इसे ले जाने के लिए तैयार हो तो रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। डायन अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और कमला को दे देती है। लो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इस कपड़े के टुकड़े से तुम्हारे सारे घर के लोगों के कपड़े बन जाएंगे। डायन कमला को एक डिबिया भी देती है। ये डिबिया बड़े ही काम की चीज है। अगर तुम इस डिबिया से किसी भी चीज का इरादा करोगे तो तुम्हें वो चीज आसानी से मिल जाएगी। ये लो, ये उड़ान दस्ता है। अगर तुम इस उड़ान दस्ते से कहीं भी ले जाने बोलोगे तो ये तुम्हें उड़ान दस्ता वहीं लेकर के जाएगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे महल जाकर रात में पहरेदारी भी करनी है। ठीक है। कमला डायन की बेटी को लेकर पहले सीधे अपने घर आती है। अपने घर के सारे लोगों को वो कपड़ा देती है, जिससे सबके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। एक दिन की बात है, मंत्री कमला के घर से गुजरता है, तभी उसे प्यास लगती है। बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। चलो इसी घर से किसी से मदद मांगता हूँ। कोई है अंदर? कोई है क्या? हाँ, कहो, क्या बात है? अरे बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी, जरा पानी पिला देंगी क्या? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, आइए, अंदर आइए। अरे वाह, इन लोगों का मकान तो छोटा सा है, लेकिन इनके कपड़े तो देखो, किसी शाही परिवार के कपड़ों की तरह लग रहे हैं। पर ये कपड़े इन सभी के पास आए कहाँ से? तभी उसे कमला दिखती है। अरे तो तुम्हारा घर है ये? जी, ये मेरा घर है। ये लीजिए पानी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मंत्री सीधे राजा जी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है। महाराज, ये जो आपने महल में नौकर रखा है ना, अरे मुर्दों की देख रेख के लिए, इसके घर में बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं। इतना ही नहीं, इसके घर की सारी औरतें इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे कपड़े तो हमारे महल में भी किसी के पास नहीं है। क्या सच कह रहे हो मंत्री? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पर उसकी सारी पत्नियां मुझे कैसे हासिल होंगी? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। हाँ हाँ मंत्री, जल्दी बताओ क्या उपाय है। आप उस नौकर को यहाँ बुलाइए और उससे कहिए कि आपके राज्य के इस कोने से उस कोने तक बहुत लंबी नदी बनाए, और वो भी सिर्फ एक रात में। राजा दूसरे दिन कमला को बुलवाता है। तुम्हें आज मेरा एक काम करना है। तुम्हें मेरे इस राज्य में एक दिन में बहुत गहरी नदी बनानी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। कमला सोच में पड़ जाती है और अपने घर जाती है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कमला उसे सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान काम है और आप चिंतित हो रहे हैं। ये आसान काम है? तुम पागल हो क्या? और क्या, अम्मा ने जो आपको डिबिया दी थी वो किस काम आएगी?
आप उस डिबिया से जो चाहो मांग सकते हो। एक काम करिए, आप उस डिबिया से 2 जिन मांगिए ताकि वो दोनों एक रात में नदी बना दे। कमला ऐसा ही करती है, जिससे एक रात में नदी बनकर तैयार हो जाती है। महाराज, ये आपने क्या किया? इतनी लंबी चौड़ी नदी बनवा दी जिसमें सारे बच्चे जानवर गिर रहे हैं। महाराज, आपने नदी बनाकर अच्छा नहीं किया। आदमी चला जाता है। हरामखोर, तेरी वजह से हुआ जो भी हुआ है। राजा दूसरे दिन कमला से कहकर सारी नदी को हटवा देते हैं। महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना वे सुंदर औरतें आपको कैसे मिलेंगी? फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। महाराज, मेरे पास एक उपाय और है। आप कल उससे कहना कि वो जाकर पता लगाए कि आपके माता पिता स्वर्ग में है या नरक में। राजा दूसरे दिन फिर कमला को बुलवाता है। जाओ, मेरे माता पिता का पता लगा कर आओ कि वो स्वर्ग में है कि नरक में। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, और अगर तुमने नहीं पता लगाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कमला फिर अपने घर जाती है और उदास बैठ जाती है। आज आप फिर उदास हैं, क्या हुआ जी? कमला उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो रहे हैं? आप एक काम करिए, राजा से कहकर एक चिता तैयार करवाइए और आप उस पर लेट जाना। साथ में डिबिया भी रख लेना। जब चिता जलने लगे तब आप डिबिया से कहना कि मुझे एक छोटी चिड़िया बना दे, और चिता जलने पर आप वहां से उड़ जाना। कमला दूसरे दिन राजा जी के पास पहुंचती है। महाराज, आप एक चिता तैयार करिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि आपके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन मुझे इस काम में 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है। राजा कमला की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो फौरन चिता तैयार करवाता है, जिसके बाद कमला वहां से चिड़िया बनकर उड़ जाती है। अरे, अब मरने के बाद कोई कहाँ आने वाला है? एक काम करता हूँ, उसकी सारी औरतों को मैं अपने महल में ले आता हूँ। नहीं महाराज, आप उन्हें 8 दिन के बाद ही महल में लाना, वरना बाकी लोग कहेंगे राजा अपनी बात का पक्का नहीं है। ठीक है मंत्री। वहीं दूसरी ओर कमला अपने घर पहुंच जाती है। मैंने महाराज से 8 दिन का समय मांगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ये जो भी हो रहा है उस मंत्री की वजह से हो रहा है। राजा को अक्ल देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मंत्री ही है। तो मैं इसका क्या करूं? डायन की बेटी कान में कुछ फुसफुसाती है। कमला दूसरे दिन राजा जी के पास पहुंचती है। अरे, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। लगता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। महाराज, मैं आपके माता पिता से मिलकर आया। वो दोनों वहाँ बहुत खुश हैं। महाराज, वहाँ बहुत सारा धन भी है, किसी बात की कोई कमी नहीं। परंतु क्या? परंतु उनके पास एक आदमी की कमी है। हाँ हाँ, बताओ, किस आदमी की कमी है? ये सारा राज्य अपने माता पिता पर न्यौछावर कर सकता हूँ। महाराज, उन्हें एक मंत्री की कमी है। आपके माता पिता इस बात से बहुत परेशान है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे इस बात को कहूं कि आप अगर उन्हें अपना मंत्री कुछ समय के लिए दे दें तो अच्छा होगा। वो कुछ दिनों बाद आपको आपका मंत्री लौटा देंगे। बस इतनी सी बात। सैनिकों, जाओ मंत्री के लिए चिता का प्रबंध करो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना है। मैं यही आपके पास ठीक हूँ। नहीं मंत्री, तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा के लिए चुना गया है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। राजा जबरदस्ती मंत्री को सैनिकों के हाथों चिता में बिठवा देता है और उसे आग से जला देता है। कुछ ही समय में मंत्री का शरीर जलकर खाक हो जाता है। अब आप खुश तो हो ना? वो सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं एक लड़की हूँ और इसी घर की बहू। कमला सारी बात डायन की बेटी को बता देती है, जिसे सुन डायन की बेटी उसे माफ कर देती है और सभी साथ में खुशी खुशी